हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए, 17 मई 2020। ठीक है, और चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 11। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने सीखा था कि भाई करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। हमने सीखा था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है ना? तो ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। तो जिस बच्चों ने अगर पढ़ लिया है, देख लिया वीडियो, तो बहुत अच्छा है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं देखी है, तो वो प्रीवियस लेक्चर वीडियो देख ले, तो उनको समझ आ जाएगा क्या पढ़ाया था, क्या हुआ था। तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ एक्सचेंज ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राइस है। क्या है? प्राइस। किसका प्राइस है ये हमारी करेंसी का प्राइस है। करेंसी की वैल्यू है, करेंसी का प्राइस है। ठीक है ना? करेंसी की वैल्यू, करेंसी का प्राइस है। अब जैसे मान लो कि भाई एक यूएसडी डॉलर में 60 रुपए हमारे यूज हो रहे हैं, यानी कि इसका प्राइस, एक यूएसडी को खरीदने का प्राइस कितना हो गया? 60 रुपीज। तो ये प्राइस की तरह ही ट्रीट होता है। ठीक है ना? अब ये जो 60 रुपीज, ये जो प्राइस है, ये डिसाइड कैसे होता है? ये जो एक्सचेंज रेट है, ये डिसाइड कैसे होता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके 3 मेथड हैं हमारे पास। सबसे पहले जो मेथड आता है स्टूडेंट, वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और थर्ड है मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो फर्स्ट और थर्ड है वो बहुत छोटे टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, सेकंड वाला बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना? तो आज मैं चाहूँगा कि ये अपना फर्स्ट जो टॉपिक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको मैं कवर कर दूं और सेकंड को मैं स्टार्ट कर दूं। तो बस यही है। और थर्ड हम, जैसे सेकंड ओवर होगा तो थर्ड फिर हम करेंगे। ठीक है ना? तो आज की लेक्चर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट वाला आप कंप्लीटली हो जाए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट वाला सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फिक्स्ड का दूसरा नाम यहां दिया हुआ है पैक्ड। पैक्ड। ठीक है ना? पैक्ड। अब ये है क्या? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जो रेट है, जो प्राइस है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि यूएसडी कितने के बराबर हो गया? 60 रुपीज के बराबर हो गया, यानी यूएसडी का प्राइस हो गया 60 रुपीज। ये जो प्राइस है, जो वैल्यू है, ये हमारी करेंसी की वैल्यू है। करेंसी की वैल्यू कह लो या करेंसी का प्राइस कह लो। तो ये प्राइस निर्धारित कर रहे हैं हम इन मेथड्स के अंदर। तो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो ये प्राइस निर्धारित करता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर प्राइस निर्धारित कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। ठीक है ना? आमतौर पर ये कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है, तो कह सकते हो आप कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट।
पर लीगली सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कि वो इसका प्राइस या इसकी वैल्यू को निर्धारित करे, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं करे, सेट करे। अब जैसे बात समझो मेरी बात, अब यूएस वाले हैं, यूएस वाले यूएसडी यूज करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि हर कंट्री में यूज करते हैं वो, जैसे यूएसडी कहीं अगर जापानीज की कहीं सऊदी अरब से कोई डील हो रही हो तो भी वो पेमेंट यूएसडी में होती है। क्यों? क्योंकि अपने अपने में करेंगे तो इन दोनों को कोई होगा ही नहीं। ये जो करेंसी ग्लोबल करेंसी है इसलिए इसको यूज करा जाता है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट इसलिए 60 के बराबर है। अब मैंने कहा कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ये जो प्राइस है ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। अब आप एक बात बताओ, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करने में इसको कम भी कर सकता है या इसको ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है ना। पर ये करेगा कैसे? अब जैसे मान लो कि सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि भाई मैं इसका प्राइस जो है मैं रखना चाहता हूं 60, मैं कितना रखना चाहता हूं? 60, ठीक है। अब 60 कैसे रख पाएगा स्टूडेंट? ये नहीं रख पाएगा ना। तो क्यों? क्योंकि इसके रीजन है, अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि होता कैसे है। कि सबसे पहले तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें दो तरीके होते हैं प्राइस डिसाइड करने के। सेंट्रल बैंक कैसे डिसाइड करता है? सबसे पहला तरीका जो इसका है वो है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। और जो दूसरा तरीका है वो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये दो सिस्टम इसके अंदर आते हैं फिक्स्ड के अंदर। ये कैसा होता है स्टूडेंट? ये जो प्राइस होता है ऐसे डिसाइड होता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में ये लोग क्या करते हैं कि कंट्रीज जैसे लेट से इंडिया है, ठीक है, उसकी आईएनआर और पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि भाई इंडिया के पास कितना सोना है, इंडिया के पास कितना सोना है, गोल्ड है, ठीक है ना। जैसे मान लो इंडिया के पास 5 टन सोना है और पाकिस्तान के पास 2 टन सोना है, ठीक है। तो ये जो आईएनआर है वो इससे ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है? अगर पाकिस्तान का मान लो कहीं 2 रुपए है तो 2 रुपए कितने के बराबर होगा? इंडियन रुपीज के 5 रुपए के बराबर। क्लियर है स्टूडेंट? कि अगर इंडिया के किसी को अगर 1 रुपए देना हो, इंडिया के अगर 1 रुपए देना हो तो पाकिस्तान वालों को 2.5 पाकिस्तानी रुपया लगेगा। 2 पॉइंट मतलब मैं राउंड फिगर ले रहा हूं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस देश के पास ज्यादा सोना होगा, जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा, उस वो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी। और जिसके पास जितना मतलब गोल्ड के हिसाब से उसके वैल्यू या उसका करेंसी का प्राइस सेट करा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में, ठीक है। वैसे तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी सेम है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? कि इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर तो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर देगा कि भाई हमारे पास इतना गोल्ड है, इस वजह से हमारा जो प्राइस है, हमारा जो रेट है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, अब क्या होगा कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है उसके अंदर वो प्राइस जो है वो फिक्स्ड ना रहकर थोड़ी बहुत उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज है। अगर मान लो गवर्नमेंट को कभी प्राइस अगर चेंज करना पड़े, कभी प्राइस बढ़ाना पड़े या कभी प्राइस कम भी करना पड़े तो गवर्नमेंट कर सकती है, इसके अंदर थोड़ी छेड़खानी, प्राइस बढ़ा या कम कर सकती है। मतलब इसके ब्रेटन वुड के अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, किसके मुकाबले? गोल्ड स्टैंडर्ड के मुकाबले, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि हर सरकार, हर क्या कहते हैं कंट्री, अब जैसे हमें पता है कि भाई आज या कल हमने यूएस के साथ कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करनी है, कुछ बाइंग परचेजिंग करनी है, और हम इसके साथ कुछ इसको इससे कुछ खरीद सकते हैं, हम तभी खरीदेंगे कि जब हमारे पास यूएसडी डॉलर होगा, ठीक है। तो कुछ सामान खरीदने से पहले हमें इनसे इनकी करेंसी खरीदनी होगी। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई हमें लेट से मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई हमें $10 रुपए दे दो अपने, तो ये कहेगा कि जी ठीक है $10 तो हम आपको दे देंगे, आप हमें पहले 600 रुपीज दो। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये खरीद खरीद के रखती है, अपने पास कंट्रीज में रखती है, फॉरेन रिजर्व्स रखती है, इनको फॉरेन रिजर्व्स बोला जाता है,
ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर सरकार क्या करती है कि कई बार सरकार ये फिक्स्ड रखने के लिए कि भाई एक यूएसडी 60 रुपए फिक्स्ड रखने के लिए, अब ये 60 रुपए फिक्स्ड कैश कब तक होगा भाई, हो सकता है कल को गोल्ड कम हो जाए आपके पास, हो सकता है कल को गोल्ड ज्यादा हो जाए आपके पास, ये फिक्स्ड कैसे रह पाएगा। मान लो गोल्ड कम हो गया, गोल्ड कम हो गया तो सरकार क्या करेगी, अपना ये फॉरेन रिजर्व्स को बेचकर थोड़ा गोल्ड और खरीद लेगी, या अपने फॉरेन रिजर्व्स की मदद से यहाँ पर इस रेट को फिक्स्ड रखने में मदद कर पाएगी। ठीक है ना। तो उसमें इसको फिक्स्ड रखने के लिए गवर्नमेंट को जो है अपने फॉरेन रिजर्व्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। बिना फॉरेन रिजर्व्स के गवर्नमेंट कभी भी इस प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, जो फिक्स्डिटी है, कभी उसे मेंटेन नहीं कर पाएगी। हमेशा गवर्नमेंट को ये फॉरेन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर स्टूडेंट, बिना फॉरेन रिजर्व्स के कभी भी गवर्नमेंट इसकी स्टेबिलिटी और ये जो फिक्स्ड करा गया है फिक्स्डिटी कभी भी मेंटेन नहीं कर सकती। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने रेट फिक्स कर दिया, भाई रेट फिक्स करने के लिए आपके पास रिजर्व होना चाहिए ना, या तो गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमेशा फॉरेन रिजर्व की रिक्वायरमेंट रहती है इस फिक्स्डिटी को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो इसके जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज। तो फिक्स्ड रेट सिस्टम है, इसके मेरिट्स हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला मेरिट तो यही है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी रहती है, अच्छी बात है ये। स्टेबिलिटी रहती है तो सारे काम, जैसे मान लो हम लोग एफडी क्यों करवाते हैं, हम लोग शेयर्स क्यों नहीं खरीदते हैं, क्यों, शेयर में हमें पता है कभी प्राइस ज्यादा हो जाता है तो कम हो जाता है, हमें डर रहता है। ठीक है ना, हमें डर रहता है कि भाई कहीं हम अपने पैसे खो ना दे, इसलिए हम कोशिश करते हैं भाई एफडी करवा लें, उसमें तो ब्याज जो है वो ही मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ये है कि अगर मान लो फॉरेन रिजर्व्स खरीद के रिस्क ना ले कि भाई कल को ये जो रेट है ये कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लोगों को डर रहता है। कई लोग ऐसा करते हैं, इनका काम भी करते हैं फॉरेन रिजर्व, जैसे मान लो किसी दिन प्राइस है 50 रुपीज एक यूएसडी का, तो वो यूएसडी खरीद लेंगे 50 रुपए में, और जब प्राइस होगा उस यूएसडी का 60 तो इसको बेचेंगे, तो इसको बेच देंगे, लोगों को दे देंगे जिनको जरूरत रहेगी कि लो जी यूएसडी, लो जी यूएसडी, 10 रुपए फायदा कमा लेंगे। तो उस कई लोग करते हैं ये काम। तो लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे जैसे, वो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब स्टेबिलिटी बनी रहे, तो एक एडवांटेज है। सेकंड है कि अगर ये स्टेबल रहेगा तो हमारे यहाँ लोग आकर इन्वेस्टमेंट भी करना पसंद करेंगे कि भाई वहां तो स्टेबल है, कोई डर नहीं है पैसा हमारा डूबने का। तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है इज प्रमोटेड, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, प्रमोटेड होगी, इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड होगी, प्रमोट होगी। थर्ड है स्टूडेंट कि इसके अंदर क्या है, इस रेट के अंदर हमें जैसे हमारा भाई कैपिटल जो है, हमारा जो देश का पैसा है, वो लोग आज जो बाहर लगा रहे हैं, कंट्री के बाहर लगा रहे हैं पैसा, वो कंट्री के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो अपने देश में ही रहेगा। लोग बाहर इन्वेस्ट क्यों करेंगे, अगर हमारे यहाँ स्टेबिलिटी है तो लोग बाहर क्यों इन्वेस्ट करेंगे, अपने कंट्री में ही करेंगे। तो प्रिवेंट कैपिटल आउटफ्लो, कि लोग पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये जो तीन है ये मेरिट्स हैं इसके। अब चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स इसके डीमेरिट्स के बारे में। ठीक है ना। तो क्या है इसके डीमेरिट्स। सबसे पहला तो यही है जो मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन, हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों चाहिए भाई, ताकि मेंटेन रख सके, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। क्लियर है स्टूडेंट। दूसरा डिमेरिट क्या है बेटा इसका, दूसरा डिमेरिट ये है कि कई बार जो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो डिसाइड करती है, तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि वो वैल्यू गलत भी लगा सकती है, कई बार वैल्यू ज्यादा भी लगा सकती है, कई बार वैल्यू कम भी लगा सकती है करेंसी की। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर और अंडर, ओवर और अंडर
वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, और अब क्या होगा कि इसमें क्या है कि लोग जो है कई बार जो बेनिफिट कमाना चाह रहे हैं, जो जैसे अभी मैंने जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए फायदा नहीं है, तो डिमेरिट है। ठीक है, कि नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर जो सट्टेबाज होते हैं उनके लिए सही नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो तीन थे ये डिमेरिट थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सेकंड है स्टूडेंट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम फ्लोटिंग भी है। इसका मतलब यही है कि भाई मैं आपको समझाता हूं, उसमें क्या है कि पीछे वाले में, फिक्स्ड वाले में जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड कर हो जाता है, मतलब फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है। और वो कौन करता है स्टूडेंट? वो गवर्नमेंट करती है। वो किसके आधार पर करती है? या तो गोल्ड स्टैंडर्ड के या ब्रेटन वुड्स सिस्टम के आधार पर करती है। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर क्या है, इस सिस्टम के जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, आप 11th याद करो, डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि बेटा हर किसी चीज का प्राइस, कौन कौन सी चीज कितनी बिक रही है, परचेज, कौन सी चीज कितनी सप्लाई हो रही है, मैन्युफैक्चर, ये सब डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। और ये दोनों चीजें कोई कंट्रोल नहीं करता है स्टूडेंट, ये दोनों चीजें कोई कंट्रोल नहीं करता है, ये दोनों चीजें मार्केट फोर्सेस हैं और ऑटोमेटिकली चलती है, ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली चलती है। तो ऐसे ही स्टूडेंट, जहां इन बाकी गुड्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली चल रही है हमारी मार्केट के अंदर, वैसे ही इसकी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की भी डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली चलेगी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर देखो, जैसे अभी हमने डिमांड के लॉ में सीखा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर इनकी वैल्यू बढ़ रही है यानी प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड कम हो जाएगी फॉरेन करेंसी की, और अगर वैल्यू कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी फॉरेन करेंसी की। वही रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना, वही रूल अप्लाई होता है। तो अब फर्क इतना है कि वहां पर हम प्राइस की बात करते थे, यहां हम एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस ही है। किसका प्राइस? मतलब वैल्यू, किसकी वैल्यू? करेंसी की वैल्यू। जैसे कि मान लो एक यूएसडी 60 रुपए का है, यानी कि आप समझो एक यूएसडी की कीमत है ये 60 रुपए, इसकी वैल्यू है ये। अगर ये वैल्यू 65 हो जाएगी, अगर ये वैल्यू 65 हो जाएगी, तो भाई यहां से इंडिया से लोग इसको खरीदना कम कर देंगे, यूएस डॉलर को। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो लोग खरीदना ज्यादा कर देंगे। खरीदने से कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई एक बात सुनो, आप एक करेंसी को खरीदोगे तभी तो आप इस करेंसी को यूज कर पाओगे। जैसे मान लो आप घूमने गए हो, ठीक है, यूएस, वहां पर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपने खाना खाया, आपने डिनर कराया वहां पर, ठीक है, अब डिनर करके बिल देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा जी $5, 5 USD, ठीक है, लेकिन आपके पास तो INR है, तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आप यूएसडी खरीदोगे, उसके बाद उसको यूएसडी पेड करोगे, तो हमें खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो ये रेट महंगा हो गया 65, तो मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, लोग कम जाना चाहेंगे यूएस। और अगर मान लो वहां सस्ता हो गया तो हर आदमी वहां जाने की कोशिश करेगा। तो वो फंडा यहां अप्लाई होता है कि अगर प्राइस किसी करेंसी का बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर किसी करेंसी का घट रहा है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो ऑटोमेटिकली चलता है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, इसका प्राइस, ठीक है, किसका? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर है स्टूडेंट? इसको कोई भी कंट्रोल या मैनेज नहीं करता।
तो सबसे पहला इसके मेरिट्स की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मेरिट्स आज सीख लेते हैं कि क्या क्या फायदे होंगे। तो मेरिट इसका यही है कि नो नीड फॉर सेंट्रल बैंक टू क्रिएट रिजर्व कौन से रिजर्व? फॉरेन रिजर्व। ठीक है, कोई फॉरेन रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या नहीं है, इससे क्या होगा? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होंगे। अगर उन किसी को यूएसडी चाहिए होगा तो इकोनॉमी ग्रो करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी तो हमारे करेंसी की वैल्यू मजबूत होगी, और वैल्यू मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जो बढ़ जाएगी, उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का खतरा था जो सेंट्रल बैंक अगर करता, वो हट जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट the problem of ओवर और अंडर वैल्यूएशन। ठीक है ना, वो हट जाएगा। चौथा क्या है कि इसको किसको हेल्प मिली है? हेल्प टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। अब कई बार रेट फिक्स रहता था। अब जैसे मान लो आप कहोगे लाओ, यूएस वालों से कहोगे लाओ $1 दे दो, वो कहेंगे 70 रुपीज दे दो। आप कहोगे ना जी मैं तो 60 दूंगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय करा है, तो कहेंगे जाओ, फिर नहीं दे रहे हम। तो ट्रेड कैसे हो पाएगा? लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या है कि एज पर डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप कह सकते हो उन्हें, ठीक है, कि भाई देना है तो दे, मैं तो 60 ही दूंगा एज पर डिमांड, मैं 60 में ही देना चाहता हूं, तो उस केस में हो जाएगा। फ्री रहोगे बार्गेनिंग करने के लिए, आप फ्री रहोगे हर चीज से। डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। कई बार महंगी चीज लोग आपको सस्ते में भी दे देते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास कोई महंगी चीज है, लेट्स सो आप शॉपकीपर हो, आपके पास 10 चीज है, 10 में से 8 है 5 रुपए की और 2 है 10 रुपए की। तो स्टार्टिंग में जब आप 10 की 10 चीज खरीद के लाए, अपनी दुकान में रखी, तो आपने देखा 8 चीज जो है वो बिक गई, तुरंत बिक गई। ठीक है ना? वो क्योंकि कितने की थी? वो 8 रुपए की थी, वो तुरंत बिक गई, ऊपर से आप दोबारा भी ले आए, पर ये 2 है, ये रखी रहेगी, बिकी नहीं रही। तो कल को आप क्या कहोगे? यार चल ठीक है यार, इनको भी तो 8 में ले जाओ। ठीक है ना? तो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है करेंसी पर। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में बहुत हेल्प मिलती है इसमें। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब इसके कुछ डीमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं कि नुकसान क्या होता है। डीमेरिट्स, सबसे पहले तो ये होता है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन, बहुत मतलब जल्दी से ये जो रेट है बढ़ता और चढ़ता है, जिससे बहुत ज्यादा कई लोगों को नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो ये एक डीमेरिट है। ठीक है ना, ये एक डीमेरिट है। और क्या होता है इसके अंदर स्टूडेंट? और इंक्रीज इन स्पेक्यूलेटर्स, जो स्पेक्यूलेटर होते हैं, जो सट्टे बाजार जिसे कहते हैं, जो सट्टा खेलते हैं लोग कि भाई प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, वो इंक्रीज होंगे, तो वो एक मतलब अच्छी बात नहीं है, ये एक डिमेरिट है। ठीक है ना? दूसरा, इससे क्या होता है स्टूडेंट? इससे मतलब पता नहीं होता है कि भाई क्या होगा, क्या होने वाला है। मान लो कल आपने, जैसे मान लो भाई कुछ खरीदा है और उसकी पेमेंट कल करनी है, और आपने देखा कि कल जो है वो रेट क्या ज्यादा हो गया, तो आप तो नुकसान में चले गए ना। तो इससे क्या है, ट्रेड में कहीं ना कहीं कमी होती है। ठीक है ना? डिफिकल्टी इन ट्रेड में दिक्कत आती है। ठीक है ना स्टूडेंट? कहीं ना कहीं ट्रेड में दिक्कत आती है। अच्छा, तो ये कुछ मेरिट और डिमेरिट थे। ठीक है, इसके फ्लेक्सिबल के। अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं डिफरेंस किनके बीच में? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच में। ठीक है, फिक्स्ड रेट ऑफ सिस्टम और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम। फिक्स्ड में क्या होता है स्टूडेंट? आपको जैसे कि मैंने बताया, 2 होते हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और एक होता है ब्रेटन वुड। ठीक है ना? ब्रेटन वुड। गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड के आधार पर
रेट डिसाइड होता है, और ब्रेटन वुड में गोल्ड या फिर जैसे कोई कॉमनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो करेंसी होती है जो ज्यादा यूज हो रही है उसके आधार पर कि भाई यूएसडी सबसे ज्यादा जिसके पास है उसकी करेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लो आईएनआर ऐसी ग्लोबल करेंसी होती तो उसके आधार पर, मतलब किसी के भी आधार पर वो ब्रेटन वुड में हो सकता है। और ब्रेटन वुड और गोल्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि भाई ये दोनों तो करती गवर्नमेंट ही फिक्स है, लेकिन इतना डिफरेंस है कि ये बिल्कुल फिक्स होता है और इसके अंदर थोड़ी बहुत छूट होती है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है ना। पर यहां पर क्या है, तो जैसे इसमें अंदर आप लिख सकते हो कि इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड in term of gold or any other currency। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, इट इज डिटरमाइंड, कि भाई ये डिटरमाइंड करी जाएगी बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होगी। दूसरा डिफरेंस है दोनों में स्टूडेंट कि इसके अंदर देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, और अगर कुछ चेंज भी करना है तो वो भी कौन करेगी, गवर्नमेंट। लेकिन इसके अंदर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कोई गवर्नमेंट के इंटरफेयर इसके अंदर नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है ना, द रेट जर्नली रिमेन स्टेबल, ये हमेशा फिक्स होता है स्टूडेंट, हमेशा। ठीक है ना, रिमेन स्टेबल। और अगर ब्रेटन वुड के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता भी है तो ब्रेटन वुड के अंदर आता है, पर वो बहुत माइनर सा आता है। रिमेन स्टेबल एंड only a small variation is possible। ठीक है ना, कि वेरिएशन यानी कि थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हो सकती है, वो भी ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत ही। ठीक है ना। और फ्लेक्सिबल के अंदर देखो ये क्या है, द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये क्या करता है, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है कभी घटता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये टॉपिक। एक बार दोबारा से मैं आपको हल्का सा ग्लांस दे देता हूं, दोनों में फर्क क्या है। कि जो बेटा एक्सचेंज है, ठीक है ना, ये रहा, हाँ, जो एक्सचेंज रेट है उसमें 3 मेथड है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड के अंदर 2 मेथड होते हैं हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है ब्रेटन वुड। दो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड में कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड है उस हिसाब से उसका प्राइस निर्धारित होता है, और ब्रेटन वुड के अंदर कोई एक ग्लोबल करेंसी को आधार मान लिया जाता है कि भाई जिस कंट्री के पास इतनी करेंसी है, जो कोई मान लो ग्लोबल करेंसी लेट से कि भाई वो है यूएसडी है या आईएनआर है ग्लोबल करेंसी, तो जिस करेंसी के पास वो ग्लोबल करेंसी जितनी होगी उतनी ही उसकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है ना, तो उसके लिए सरकार को रिजर्व रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, उसके लिए सरकार को रिजर्व रखने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि एक डीमेरिट में मैंने आपको लिखवाया है। तो ये स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड में डिफरेंस है। बाकी इन दोनों को कंट्रोल कौन करती है, गवर्नमेंट। हाँ, ये पूरी तरीके से स्टेबल और फिक्स रहता है। ब्रेटन वुड क्या है, इसमें थोड़े माइनर से वेरिएशन या चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो भी कौन करेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल में। ठीक है ना। बाकी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।